नमस्कार दोस्तों, सरकारी उड़ान चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज 17 अक्टूबर है और आज का करंट अफेयर हम लेके आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए आज का करंट अफेयर। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं किस किस टॉपिक पे आज का करंट अफेयर है। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को है। पीएसएलवी की जगह लेने के लिए इसरो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने भेल, आईओसीएल और गेल लिमिटेड के साथ 3 अलग-अलग समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगस्त 2022 में 12.41% की तुलना में सितंबर 2022 में डब्ल्यूआई मुद्रास्फीति 18 महीने के निचले स्तर 10.7% पर आ गई है। इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। भारत ने वियतनाम के हनोई में शिक्षा मंत्रियों के छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लिया। इस साल भारत में सर्दियों की रातें गर्म होंगी, ये एसओएस यूएफ 23 रिपोर्ट है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 में आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव 14 अक्टूबर से विजयवाड़ा में शुरू होगा। आइए दोस्तों, अब इसका डिटेल में विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सबसे निचले पायदान पे है, इंडिया पहले किस पायदान पे था और अभी किस पायदान पे। तो आइए डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101 था। 29.1 के स्कोर के साथ भारत को भूख के स्तर की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 101वें स्थान पे पहले 101 पे था और आज 107 स्थान पे। टोटल कंट्रीज की नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 121। भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से पीछे है। भारत का जीएचआई स्कोर 2000 में 38.8 से घटकर 2014 तक 28.2 हो गया है। तब से भारत ने जीएचआई में 28.2 से अधिक अंक दर्ज किए हैं। भारत में अल्प पोषित आबादी का अनुपात 2014 में 14.8 से बढ़कर 2022 में 16.3 हो गया है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग 2014 में 15.1 से बढ़कर 2022 में 19.3 हो गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टनिंग में भारत को स्कोर में सुधार हुआ है। यह 2014 में 38.7 से घटकर 2022 में 35.5 हो गया है। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2014 के 4.6 से घटकर 2022 में 3.3 हो गई है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस है। जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें जो मृत्यु दर है वो पहले 4.6 थी और अभी 3.3 हो गई है। चीन और कुवैत एशियाई देश हैं जिन्हें सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। 17 देशों को सामूहिक रूप से 1 और 17 के बीच 5 से कम के स्कोर के साथ स्थान दिया गया है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लात्विया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, तुर्की और उरुग्वे शीर्ष 17 देश हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भूख का स्तर सबसे अधिक है। बाल स्टनिंग दर उच्चतम है और दुनिया में सबसे अधिक बाल स्टनिंग दर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में यमन अंतिम स्थान पर है, मतलब 121वें स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? यमन। तो सबसे ऊपर कौन है? बेलारूस। ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 संकेतों पर आधारित है: अल्प पोषण, बाल स्टनिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हमें डिटेल में पढ़ना है, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ मोबिलिटी सॉल्यूशन की तेजी से अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के प्रयास में नीति को मंजूरी दी गई है। नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। नई नीति के पहले 3 वर्षों के दौरान सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 100% रोड टैक्स और पंजीकृत शुल्क मुफ्त होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 साल के लिए 100% रोड टैक्स फ्री और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। यह छूट चौथे और 5वें वर्ष में जारी रहेगी यदि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण होता है तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में त्रिस्तरीय प्रोत्साहन प्रणाली का प्रावधान है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए उपभोक्ता को ईवीएस, ईवी बैटरी और संबंधित घटकों के निर्माताओं के लिए और चार्जिंग स्वैपिंग सुविधाओं विकसित करने वाले सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित शामिल है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 12,000 प्रति तिपहिया ईवी, पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अधिकतम 5,000 रुपए प्रति वाहन तक दोपहिया ईवी खरीदने पर फैक्ट्री लागत पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। 12,000 प्रति तिपहिया ईवी और अधिकतम 50,000 ऐसी ईवीएम खरीदने पर दी जाएगी। तो इन सब पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब्सिडी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, कितना कितना गवर्नमेंट व्हीकल खरीदने पे क्या क्या सब्सिडी दे रही है। ऑल टुगेदर आपको ये याद रखना है कि कौन सी सरकार ने अभी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। और किस लिए किया है कि प्रदूषण को कम किया जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि इराक के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 13 अक्टूबर को संसद में 2 दौर के वोटों के बाद रशीद ने राज्य के प्रमुख के रूप में बरहम सालेह की जगह ली है। पहले कौन था? बरहम सालेह थे। मोहम्मद शिया अल सुदानी को नामित प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। अल सुदानी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदहमी की जगह ली। अल सुदानी के पास अब सरकार बनाने के लिए 30 दिन का समय होगा। अक्टूबर 2021 के संसदीय वोट में प्रभावशाली शिया नेता मुक्तदा अल सदर सबसे बड़े विजेता के रूप में उभरे। वह सरकार बनाने में विफल रहे। राशिद उत्तरी इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र के एक प्रमुख शहर सुलेमानिया के रहने वाले हैं। इराक की सत्ता साझाकरण प्रणाली के तहत प्रीमियरशिप शिया ब्लॉकों के अंतर्गत आती है और संसद का स्पीकर सुन्नी होता है। राष्ट्रपति पद कुर्दिश समूहों को नामित करने के लिए आरक्षित है। इराक यह पश्चिम एशिया का एक देश है जिसकी सीमा तुर्क, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और फारस की खाड़ी से लगती है। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी आपको पता होना चाहिए, बगदाद है। सरकार का प्रकार क्या होता है? संघीय संसदीय गणतंत्र है वहां पे। इराक की मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। और इराक की मुद्रा क्या है? ईरानी दिनार। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। भारत में हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2010 में विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व छात्र दिवस की थीम अभी घोषित नहीं की गई है। विश्व छात्र दिवस 2021 का विषय लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए रखना सिखाना था। लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सिखाना था। विश्व छात्र दिवस केवल भारत में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ये सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, इसको वर्ल्ड वाइड नहीं मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड उसी को मनाया जाता है जिसको यूएन डिक्लेयर करता है, तो इसको यूएन ने डिक्लेयर नहीं किया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये कहाँ मनाया जाता है? तो सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड में नहीं मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस देख के आप ये मत कर दीजिए पूरे विश्व को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। यूएन के अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? वो 17 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है। पीएसएलवी की जगह लेने के लिए इसरो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है। इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल रॉकेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। एनजीएलवी, ये थोड़ा टेक्निकल है तो आप इतना बस याद रखिए, पीएसएलवी की जगह लेने के लिए इसरो नेक्स्ट जेन व्हीकल विकसित कर रहा है। रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको पता होना चाहिए। रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने मिस्र में, इजिप्ट में 14 अक्टूबर को भारतीय निशानेबाज पाटिल ने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो कितने मीटर में जीता है? 10 मीटर में। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए स्थान भी पक्का कर लिया है। तो 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए अपना स्थान पक्का कर लिया। उन्होंने स्वर्ण पदक के मैच में इटली के डेनिस सोल्जो को 17-15 से हराया। वो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। बिंद्रा ने 2006 में क्रोएशिया के जाग्रेब में इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। रुद्राक्ष ने विश्व चैंपियनशिप में पहली बार प्रतियोगिता में प्रवेश किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक मैच में ईशा सिंह, नम्या कपूर और विभूति भाटिया की तिकड़ी ने जर्मनी को 17-1 से हराया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, महिलाओं ने कांस्य जीता है, सिल्वर जीता है। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, सॉरी। कोल इंडिया लिमिटेड ने भेल, आईओसीएल और गेल लिमिटेड के साथ 3 अलग-अलग समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कोयले गैसीकरण परियोजना स्थापित करने के लिए किया गया है। बस इतना ही पता होना चाहिए और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए वो इंपॉर्टेंट है। भारत में 163 बीटी प्रमाणित कोयला भंडार और 344 अरब टन कोयला भंडार है। अगस्त 2022 में 12.41 की तुलना में सितंबर 2022 में WPI मुद्रा स्थिति 18 महीने के निचले स्तर 10.7 पर आ गई है। महंगाई बढ़ गई है, मतलब ये मंथली वाइज होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा वो हर महीने हर क्वार्टर में वो डिफरेंट होता ही रहता है। इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो जो है यूके के संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन के 36 उपग्रह 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने जा रहा है। उपग्रह को 23 अक्टूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। GSLV Mk3 का पहली बार व्यावसायिक उपग्रह लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन स्टेज ऑफ इक्विपमेंट वे असेंबली का काम पूरा हो चुका है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने निचली पृथ्वी की कक्षा में ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वन वेब के साथ एक अनुबंध किया है। उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का यह कंपनी का 14वां मिशन होगा। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इसरो यूके के 36 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है। किससे लॉन्च करने वाला है? GSLV Mk3 से। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ओनली। आपको सारे क्वेश्चन में ये चीजें याद रखना है। भारत के पास 3 प्रचलित प्रक्षेपण वाहन है, PSLV, GSLV और GSLV और GSLV Mk3। ये 3 हैं वाहन जिससे हम प्रक्षेपण करते हैं। ठीक है। भारत ने वियतनाम के हनोई में शिक्षा मंत्रियों के 6ठे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लिया। सुश्री नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय ने वर्चुअल रूप में बैठक को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों और शिक्षा और अनुसंधानों के क्षेत्र में भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने 14,500 से अधिक अनुकरणीय स्कूलों के विकास के हाल ही में शुरू की गई PM श्री योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
नेशनल लेवल पे पीएम श्री योजना स्टार्ट की गई है, जिसके थ्रू 14,500 स्कूलों को संवारा जाएगा। ठीक है। उन्होंने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो होता है, यह रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक का प्रमुख मंच है। इसके 18 सदस्य हैं, 10 एशियन देश और ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2005 में मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित किया गया था। कंबोडिया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो जो शिक्षा मंत्रों की पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो इसका अध्यक्ष है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कंबोडिया है। इस साल भारत में सर्दियों की रातें गर्म होंगी। SASCOF 2023 रिपोर्ट। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल भारत के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियों में रातें अधिक गर्म होंगी। ला नीना के बावजूद नवंबर दिसंबर का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में दिसंबर तक रात का तापमान सामान्य हो सकता है। अधिक बादलों के कारण अत्यधिक उत्तर और उत्तर पूर्व के छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में अक्टूबर से दिसंबर तक ठंडे दिन रहेंगे। ये बहुत ज्यादा। ला नीना का क्या प्रभाव होता है, ये इंपॉर्टेंट। यह एक समुद्री और वायुमंडलीय घटना है जो अल नीनो का ठंडा समकक्ष है। यह दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंध पश्चिमी तट पर सतही समुद्र के पानी के ठंडा होने के कारण होता है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार प्रशांत महासागर लगातार तीसरे ला नीना का अनुभव कर रहा है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 में आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने चौथे लीडर्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात को लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 की अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में। अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सबको एस्पायर श्रेणी में रखा गया है। ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं अचीवर्स में कौन है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम और गुजरात को रखा गया है। नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। नागालैंड के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ अभिसरण में लागू किया गया है। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। आपको ये याद रखना है कहाँ किया गया है, नागालैंड में किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य के नागरिकों को विभिन्न बीमारियों के लिए मुफ्त और कैशलेस उपचार प्रदान करना है। इससे अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसमें 2 लाभार्थी श्रेणियां शामिल होंगी, राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी और राज्य के देशी और स्थायी निवासी जो ABPM जे या किसी सार्वजनिक वित्त पोषित बीमा योजना के तहत कवर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और नागालैंड SDG विजन 2030 को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव 14 अक्टूबर से विजयवाड़ा में शुरू होगा। इसको आप देख सकते हैं, इसके बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। और आपकी नीड क्या है ये भी मुझे बताइए। धन्यवाद।